नेक्स्ट चैप्टर है जी आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स का। एंड ये जो चैप्टर है दैट इज फ्रॉम द जेनेटिक्स बुक बाय क्लग। ठीक है, क्लग की जो बुक है जो आपको हार्ड फॉर्म में भी मिल गई होगी, ये चैप्टर उसमें से है, चैप्टर नंबर 3। सो मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट द क्लासिकल जेनेटिक्स। सबसे पहले जो जेनेटिक्स के टर्म है, ठीक है, जेनेटिक्स की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी विलियम बेटसन ने। ठीक है, विलियम बेटसन जो है दैट इज़ अ जेनेटिसिस्ट, और ही यूज्ड द टर्म ऑफ जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम इन 1905। ठीक है, 1905 में विलियम बेटसन एक साइंटिस्ट था, रिसर्चर था, जिसने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की। बट इन 1906 ही पब्लिकली यूज्ड द टर्म ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, 1905 में उसने ये टर्म सजेस्ट की थी कि जेनेटिक्स को टर्म को यूज़ कर सकते हैं एज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, लेकिन 1906 में पब्लिकली जो है उसने एक कॉन्फ्रेंस में इस जेनेटिक्स की टर्म को जो है वो यूज़ किया। सो बेटसन जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। आफ्टर दैट क्लासिकल जेनेटिक्स का थोड़ा सा बताना चाहूँगी। क्लासिकल जेनेटिक्स जो हैं दैट इज़ द ओल्डेस्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स भी आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स की जो अर्ली रिसर्च थी, जो सबसे पहले रिसर्चेज हुई हैं जेनेटिक्स में, वो तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लासिकल जेनेटिक्स में आते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि दैट बेस्ड ऑन द विजिबल रिजल्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एक्ट्स। ठीक है, कि जो इनहेरिटेंस के पैटर्न्स हैं या जो रिप्रोडक्शन के पैटर्न्स हैं उनको जो है वो क्लासिकल जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता था। इसकी जो बेसिक्स थी वो मेंडल ने ही रखी थी, बिकॉज मेंडल वो साइंटिस्ट है जिसमें ने ट्रांसमिशन पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया था। सो आप कह सकते हैं कि क्लासिकल जेनेटिक्स जो है इसकी बेसिक जो है वो मेंडल ने रखी, और इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस को भी स्टडी किया जाता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है, जिसमें मेंडल ने जो है वो ट्रांसमिशन पैटर्न या इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया था, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो क्लासिकल जेनेटिक्स जो है इसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, एक तो इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टडी कर सकते हैं, सेकेंडली इसमें जो है रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं, थर्डली जो है इसमें जेनेटिक मैपिंग को भी स्टडी किया जाता है, या जेनेटिक लिंकेज आप कह सकते हैं। जेनेटिक लिंकेज क्या होता है कि ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम द जीन्स प्रेजेंट एंड दीज जीन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे जितने जीन्स होते हैं उनके बारे में ये होता है कि दीज जीन्स आर लिंक्ड। ठीक है, कि वो लिंक्ड जीन्स हैं, तो उनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो लिंकेज की यूज़ की जाती है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स जो है इसमें जेनेटिक लिंकेज का कॉन्सेप्ट भी आता है, और जितने भी जो से हैं वो इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं, हेरिडिटी के पैटर्न्स हैं, वो तमाम जो हैं, या ट्रांसमिशन जेनेटिक्स का जो प्रोसेस है वो क्लासिकल जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। इसके कंपैरिजन में आपके पास आती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है वो आप कह सकते हैं कि वो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक्स है, जिसमें हम तमाम मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं जो जेनेटिक्स के हैं। ठीक है, उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हर जीन जो है उसके फंक्शन को हम स्टडी करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है, प्रोटीन के फर्दर फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, और प्रोटीन्स फर्दर क्या स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ये तमाम जो मॉलिक्यूलर बेसिस हैं जेनेटिक्स की, वो आप कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं। सो इस तरह जो हैं वो दो बेसिक एरियाज हैं जेनेटिक्स के, क्लासिकल जेनेटिक्स है और इसके अलावा जो हैं वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या एडवांस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक्स हैं। Now, moving back towards the Mendelian genetics. Mendelian genetics को स्टार्ट करने से पहले मेंडल का जिक्र आता है। ऑब्वियसली इसी के नेम पे जो है इस जेनेटिक्स को नाम जो है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स दिया जाता है। मेंडल
साइंटिस्ट जो था, इसने ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। And he was born in 1822 to a peasant family in the central European village। ठीक है, एक जो है वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि प्लांट्स पे काम करते थे। मीन्स पेसेंट फैमिली, ऑब्वियसली किसान वगैरह जो हैं वो प्लांट्स को ही डील करते हैं। सो ये उस फैमिली में ग्रो किया। 1843 जो है इसने हाई स्कूल में स्टडी की है। Then, taking the name Grigor, was admitted to the Augustinian monastery of St. Thomas in Brno। Means to say कि इसका by birth name जो है वो जॉन मेंडल था, लेकिन जब इसने जो है वो नेक्स्ट अपनी स्टडीज की हैं और ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस में जब इसने स्टडी की थी तो इसको ग्रीगर का नेम भी इसके साथ जो है वो ऐड किया गया था। और इस तरह इसका जो पूरा कंप्लीट नेम अब जिस नेम से इसको पहचाना जाता है, दैट इज ग्रीगर जॉन मेंडल। 1849 में ही वाज रिलीव्ड ऑफ pastoral duties and received a teaching appointment that lasted a number of years। 1851 to 53, he attended the University of Vienna where he studied physics and botany। He returned to Brno in 1854 where he taught physics and natural sciences for the next 16 years and then received support from the monastery for his studies and research throughout his life। 1856, most important year of his life, Mendel performed his first set of hybridization experiments। ठीक है, इसने सबसे पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट किए थे वो 1856 में स्टार्ट किए, यूजिंग द गार्डन पी। गार्डन पी भी इसके अपने गार्डन में से जो है इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया और उसको फर्दर जो है उसको लेके इसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। His experiments continued until 1868। ठीक है, 56 से ऑनवर्ड इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की जनरेशन्स ली थी और देन उन जनरेशन्स को लेते हुए इसने फाइनली अपनी कंक्लूजन जो है वो दी थी। इन 1884 मेंडल डाइड ऑफ अ किडनी डिसऑर्डर। ठीक है, किडनी डिसऑर्डर की वजह से इसकी डेथ हो गई थी और तब तक ये अपने साइंटिस्ट जो इसके रिजल्ट्स थे वो पहले ही वो एक्सप्लेन कर चुका था और बहुत से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया था। बट ऑब्वियसली बहुत से ऐसे भी रिसर्चर्स थे जो कि इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसके रिजल्ट्स को निगलेक्ट करते थे। सो मेंडल ने जो एक्सप्लेन किया 1865 में, इसने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब इस प्लांट को सिलेक्ट करने की रीज़न क्या थी कि दैट प्लांट इज़ ईजी टू ग्रो एंड टू हाइब्रिडाइज आर्टिफिशियली। ठीक है, मैंने पहले भी लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी हम मॉडल ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं तो वी हैव टू सिलेक्ट दैट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। लाइक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसको इजीली हम हैंडल कर सकें, इजीली ग्रो करवा सकें और उसकी जनरेशन हमें जो सी हैं वो जल्दी मिल जाएं। और इसके अलावा मेंडल ने जब सेलेक्ट किया तो उसकी एक रीज़न क्या थी कि वो हाइब्रिडाइज करवा सकता था उस प्लांट को आर्टिफिशियली। पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर। सेल्फ फर्टिलाइजिंग मीन्स के इसमें जो है वो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर है और इट इज़ ईजी टू क्रॉस ब्रीड एक्सपेरिमेंटली। आर्टिफिशियल वे से जो है वो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पी प्लांट के जो स्टेमन्स हैं उनको जो है वो या उसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको आप दूसरे पी प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ जो है वो आर्टिफिशियली क्रॉस करवा सकते हैं। इट रिप्रोड्यूसेस वेल एंड ग्रोज टू मेच्योरिटी इन अ सिंगल सीजन। ठीक है, ये वही बात है कि आपको इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो जल्दी मिल जाती है। मेंडल फॉलोड 7 विजिबल फीचर्स। We refer to them as characters or characteristics, each represented by 2 contrasting properties of traits। ठीक है, इसे 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था और हर कैरेक्टर जो है उसके फर्दर 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स थी। 2 कंट्रास्टिंग मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज थी जिनको आप ट्रेड्स कहते हैं। लाइक मेंडल ने एक कैरेक्टर सिलेक्ट किया प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट में फर्दर 2 ट्रेड्स थी, स्मॉल हाइट और लॉन्ग हाइट। ठीक है, तो ये स्मॉल और लॉन्ग क्या हो गए, ये इसके ट्रेड्स हो गए।
So for the character stem height, for example, he experimented with the traits tall and dwarf. ठीक है, tall और dwarf. Dwarf means small. He selected 6 other visible contrasting pairs of traits involving seed shape, seed color, pod color, flower color and flower position. ठीक है, ये इसके 7 जो से हैं वो इसके कैरेक्टर्स थे. From local seed merchants, Mendel obtained true breeding strains, those in which each trait appeared unchanged generation after generation in self-fertilizing plants. अच्छा, ट्रू ब्रीड का वर्ड जो है ये आप बहुत ज़्यादा इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स में सुनेंगे. ट्रू ब्रीड बेसिकली क्या है कि ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पी प्लांट आपको पहले बताया कि ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. ठीक है, बिकॉज ये प्लांट्स सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर हैं, दैट्स वाई देयर ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली मैचिंग विद देयर पेरेंट्स. ठीक है, exactly identical to their parents because of their self fertilizing nature या self pollinating nature. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ट्रू ब्रीड्स में ऑलवेज होमोजाइगस होते हैं. ठीक है, होमोजाइगस की टर्म पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होगा कि जो आपके जैसे क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर, सो ईच कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम कंटेन द एलील. ठीक है, और एलील जो होंगे उसकी 2 कॉपीज जो हैं वो एक क्रोमोसोम पेयर पे प्रेजेंट हैं, एंड दीज 2 कॉपीज ऑफ द एलील्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. सो इसको आप बोलेंगे कि ये होमोजाइगस है. तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रू ब्रीडिंग स्ट्रेन्स हैं ये तो एक जो से हैं वो होमोजाइगस फॉर्म में होंगे और इसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स की. सो ईच ट्रेट अपीयर्ड अनचेंज्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अनचेंज्ड मीन्स के उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही है बिकॉज वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स हैं, तो उनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं आएगी. तो मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग स्ट्रेन्स को सेलेक्ट किया. There were several other reasons for Mendel's success. In addition to his choice of a suitable organism, he restricted his examination to one or a few pairs of contrasting traits in each experiment. He also kept accurate quantitative records, a necessity in genetic experiments. For the analysis of his data, Mendel derived certain postulates that have become the principle of transmission genetics. ठीक है, तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मेंडल के कॉन्सेप्ट जो हैं वो सक्सेसफुल थे और उसके रिजल्ट्स को ज़्यादातर रिसर्चर्स ने एक्सेप्ट कर लिया. अब सबसे पहले जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या, इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? अ क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, एक कैरेक्टर को लेके जब आप क्रॉस करवा रहे हैं, 2 पेरेंट्स आपने लिए, पेरेंट्स में आपने क्रॉस करवाया और सिंगल कैरेक्टर की बेस पे करवाया है, सो दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट रिवील्स हाउ वन ट्रेट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल ट्रेट की बात हो रही है कि एक ट्रेट जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगा from one generation to the next. So Mendel's simplest crosses involved only one pair of contrasting traits. Each such experiment is called a monohybrid cross. A monohybrid cross is made by mating true breeding individuals from 2 parent strains, each exhibiting one of the 2 contrasting forms of the character under study. For example, here is a table and that is showing each character with its traits, then results. अब पहला करेक्टर इसने जो सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, उसके लिए एक करेक्टर है सीड शेप. ठीक है, सीड शेप के लिए जो 2 ट्रेड्स हैं वो क्या है? राउंड सीड शेप और रिंकल्ड सीड शेप. मीन्स टू से कि इसने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए हैं उन पेरेंट्स में से एक पी प्लांट में से अगर इसने उसको एज अ मेल पेरेंट सिलेक्ट किया है तो वो क्या है? फॉर एग्जांपल उसमें सीड शेप राउंड है और जो फीमेल पेरेंट इसने सिलेक्ट किया वो रिंकल्ड जो है वो सीड शेप के साथ है. सो व्हेन ही क्रॉसेस द राउंड
seed shape with a wrinkled seed shape. So F1 results आए, all offsprings are round. ठीक है, F1 रिजल्ट्स क्या आए हैं, तो उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए हैं दीज आर राउंड इन सीड शेप. सो initially we examine the first generation of offspring of such a cross and then we consider the offspring of selfing. ठीक है, मीन्स पहले हम F1 का रिजल्ट लेंगे, फिर हम F1 से F2 का रिजल्ट लेके आएंगे. और F2 का रिजल्ट कैसे आएगा, जब आप F1 ऑफस्प्रिंग का सेल्फ क्रॉस करवाएंगे. सेल्फिंग का मतलब क्या है कि आप F1 ऑफस्प्रिंग या आपकी जो फर्स्ट जनरेशन आई है आप उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे. सो द ओरिजिनल पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द P1 और पेरेंटल जनरेशन. ठीक है, जो फर्स्ट आपके पेरेंट्स थे उनको आप P1 से लेबल करेंगे. जो ऑफस्प्रिंग्स आए these are labeled as F1 or first filial generation. The individuals resulting from self F1 generation are the F2 और second filial generation and so on. इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, वो राउंड सीड शेप है और रिंकल्ड सीड शेप है. अच्छा, हम राउंड के लिए जो सा है वो कैपिटल R यूज कर रहे हैं, रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल r यूज कर रहे हैं. इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि रिंकल्ड के लिए स्मॉल लेटर क्यों यूज किया और राउंड के लिए कैपिटल क्यों यूज किया. अब आपके पास राउंड पेरेंट है, रिंकल्ड पेरेंट है. अब क्योंकि हम मेंडल ने क्या किया, उसने ट्रू ब्रीड्स लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राउंड के लिए जो पेरेंट होगा वो होमोजाइगस है, उसके पास राउंड जो शेप है उसके लिए 2 एलील्स प्रेजेंट होने चाहिए एंड दीज एलील्स आर होमोजाइगस. ठीक है, दोनों जो उसका क्रोमोसोम पेयर है उस पे दोनों जो एलील्स हैं वो सेम है, कैपिटल R कैपिटल R. अब इस पेरेंट का इसने क्रॉस करवाया विद रिंकल्ड सीड शेप पेरेंट and that is also homozygous, so he must contain the same copies for wrinkled gene like this small r small r. So जब इसने ये क्रॉस करवाया है he get the F1 generation first filial generation and first filial generation कैसे बनेगी, like आपके पास ये एक पेरेंट है, अब ये दूसरा पेरेंट है. ऑफस्प्रिंग बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि पहले पेरेंट्स को गैमीट्स बनाने हैं. ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग्स बनने हैं तो उसके लिए पहले पेरेंट्स ने क्या करना है, पेरेंट्स ने गैमीट्स बनाने हैं. और गैमीट्स किस रिजल्ट में बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस. ठीक है, कि जब मियोसिस होती है उसके रिजल्ट में जौन से हैं वो गैमीट्स बनते हैं. अब मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है इन हाफ. लाइक अब यहाँ पे अगर मियोसिस होगी तो इसके रिजल्ट में गैमीट बनेगा and that gamete containing only a single copy of that gene. Similarly, ये पेरेंट जब गैमीट बनाएगा तो उसमें भी क्या होगा, सिंगल कॉपी जो है वो इस जीन की रह जाएगी. मींस एक गैमीट बना है विद कैपिटल R and second gamete is with small r. So both gametes unite together as a result of fertilization and forming a offspring, and that offspring is with कैपिटल R एंड स्मॉल r कंडीशन. ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा अब इसमें एक कॉपी जो है वो एक पेरेंट की तरफ से, दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे पेरेंट की तरफ से आई है, बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफस्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस नेचर का है. ठीक है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि इसमें अब सिंगल कैरेक्टर के लिए जो जीन है उसके एलील्स डिफरेंट हैं. ठीक है, कैपिटल R राउंड सीड शेप के लिए था, स्मॉल r रिंकल्ड सीड शेप के लिए था. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो क्रोमोसोम पेयर है उसमें एक जो है उसमें कैपिटल R प्रेजेंट है और उसके होमोलॉग पे स्मॉल r प्रेजेंट है. बट फिनोटिपिकली ये जो ऑफस्प्रिंग है उसकी फिनोटाइप क्या अपीयर हुई, तो उसमें जो सीड शेप थी दैट इज राउंड. ठीक है, उसमें सीड शेप राउंड आई. और ये राउंड सीड शेप क्या इंडिकेट करती है कि कैपिटल R इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल r. ठीक है, राउंड जीन या राउंड सीड शेप के लिए जो एलील है
that is dominant over the allele for the wrinkled seed shape. So that's why the phenotype of these offsprings are round, although the genotype is heterozygous in nature. क्लास यहाँ तक समझ आई है आपको इस पॉइंट की? यस मैम। ठीक है कि यहाँ पे अगर फिनोटाइप आपकी जो है एलील्स डिफरेंट हैं, बट फिनोटाइप आपकी जो है वो जस्ट एक फॉर्म में अपीयर हो रही है। एलील तो राउंड और रिंकल्ड दोनों के लिए थे, बट फिनोटाइप जस्ट राउंड अपीयर हो रही है, so that is indicating the allele for the round seed shape is dominant over the allele for the wrinkled seed shape. So that's why the phenotype is round. So all of F1 offsprings are round. अब यहाँ तक आपके पास F1 का रिजल्ट क्या है? ऑल राउंड, और इनकी जीनोटाइप क्या है? दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर. So to get the F2 generation, you have to self fertilize the F1. ठीक है, F2 लेने के लिए F1 प्लांट्स जो आए, F1 ऑफस्प्रिंग जो है, उनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाना है. सो F1 ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप आपके पास ये गिवन है, ये F1 ऑफस्प्रिंग है, इसका आपने क्रॉस करवा देना है विद F1. ठीक है, F1 का F1 के साथ ही क्रॉस करवाना है, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है कि आप सेम जो F1 में ऑफस्प्रिंग आए उनका F1 के साथ ही जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं, एंड यू विल गेट द F2 रिजल्ट्स. अब F2 में रिजल्ट क्या आए हैं कि सम प्लांट्स आर राउंड, अदर्स आर रिंकल्ड. आपके पास F2 जनरेशन जो आई, सेकंड फीलियल जनरेशन आई, जिसमें राउंड प्लांट्स भी आए, रिंकल्ड भी आए. अब ये कैसे आए हैं कि आपके पास ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है. जब हमने पेरेंट्स P1 जनरेशन ली थी तो P1 जनरेशन हमारे पास ट्रू ब्रीड थी. ठीक है, P1 जनरेशन क्या थी? ट्रू ब्रीड थी, जिसके रिजल्ट में उन्होंने सिंगल टाइप के गैमीट्स बनाए थे, गैमीट्स विद सिंगल टाइप ऑफ एलील. ठीक है, ये गैमीट बने थे. बट F1 जनरेशन जो है वो हेट्रोजाइगस इन नेचर है. अब F1 को आप एज अ पेरेंट ले रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स मिल जाए, नेक्स्ट जनरेशन मिल जाए. सो F1 में क्या होगा कि आपके पास अब यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, बिकॉज बोथ एलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो वन गैमीट हैविंग कैपिटल आर, अदर गैमीट हैविंग स्मॉल आर. ठीक है, मियोसिस के रिजल्ट में यहाँ पे क्या हो जाना है, क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे से सेपरेट हो जाना है. सो हाफ हाफ क्रोमोसोम जो है वो गैमीट में पास हो सकते हैं. सो एक गैमीट बनेगा विद कैपिटल आर, सेकेंड गैमीट बनेगा विद स्मॉल आर. और सिमिलरली क्योंकि ये F1 की सेल्फिंग करवा रहे हैं, सो सेकेंड पेरेंट जो बनेगा वो भी सेम टाइप के गैमीट्स बनाएगा, दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. नाउ मेल गैमीट्स का क्रॉस करवाएं विद द फीमेल गैमीट्स. सो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? दैट इज कैपिटल आर, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, थर्ड नंबर पे स्मॉल आर, कैपिटल आर, एंड फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर. सो दैट इज द रिजल्ट फॉर द F2 जनरेशन. एंड ये जो लिखी है दीज आर द जीनोटाइप्स. बट फिनोटाइप्स क्या है? फिनोटाइप्स आर राउंड एंड रिंकल्ड. ये जो आपके पास पहले तीन रिजल्ट्स आ रहे हैं इनकी फिनोटाइप है सेम. ठीक है, सेम फिनोटाइप बनेंगे, दैट इज राउंड. एंड लास्ट जो ऑफस्प्रिंग आएगा दैट इज विद रिंकल्ड फिनोटाइप. और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिंकल्ड फिनोटाइप इज द रिसेसिव फॉर्म, एंड दैट अपीयर्स ओनली व्हेन रिंकल्ड एलील्स आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन. अदरवाइज अगर रिंकल्ड एलील के साथ एक भी राउंड एलील प्रेजेंट हुआ तो वो राउंड फिनोटाइप ही अपीयर होगी, रिंकल्ड अपीयर नहीं हो सकती. सो ये आपके पास जो है वो F2 का रिजल्ट आया. एंड ओवरऑल F2 रेशियो इज ऑलमोस्ट, जो मेंडल ने एग्जैक्ट कैलकुलेट की थी, दैट इज 2.96:1, एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3:1. जैसे कि आपके पास तीन राउंड शेप आई एंड वन इज द रिंकल्ड, so ratio is 3:1.
सो मेंडल के मोनोहाइब्रिड प्रोसेस जब भी आप करवाते हैं तो आपके पास रेशियो जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3:1। 3 डोमिनेंट फिनोटाइप्स आती हैं, 1 जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप्स आती हैं, क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे उन कैरेक्टर्स में फर्दर जो ट्रेड्स थे, दीज ट्रेड्स आर कंट्रास्टिंग, मीन्स उनकी दो ही फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी, एक डोमिनेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक रिसेसिव करती है। सिमिलरली सीड कलर है, सीड कलर येलो और ग्रीन है, and F1 result is all yellow. It means yellow is dominant over green. And F2 results similar, yellow का नंबर ज़्यादा है in comparison to green and the ratio is almost 3:1. 3 round yellow and 1 green. इसी तरह हर करेक्टर में आप लेते जाएंगे और जो भी आपके F1 के रिजल्ट्स आएंगे वो इंडिकेट करेंगे कि डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, और देन आपका F2 का रिजल्ट हमेशा जो है वो इक्वल टू इसकी जो रेशियो आएगी दैट इज 3:1, 3 फॉर द डोमिनेंट एंड 1 फॉर द रिसेसिव। जैसे कि यहाँ पे है फ्लावर पोजीशन है एक्सियल एंड टर्मिनल। टर्मिनल फ्लावर पोजीशन क्या होती है, जिसमें फ्लावर्स जो हैं वो टिप पे ग्रो करते हैं, और एक्सियल वो होती है जिसमें फ्लावर्स जो हैं वो स्टेम की ब्रांचेस के साथ ग्रो करते हैं, वो एक्सियल पोजीशन होती है फ्लावर की। So result क्या है, all axial, it means axial is dominant over terminal and ratio is 3:1 for the F2. इसी तरह stem height है tall dwarf, F1 result is tall, tall is dominant over dwarf and F2 result is 3:1, ठीक है, almost 3:1, जो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमसे वो 3 आपके पास डोमिनेंट फिनोटाइप्स आ रही हैं तो 1 आपके पास रिसेसिव फिनोटाइप्स आ रही हैं। सो ये वही इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में अगर हम देखें, टॉल एंड ड्वार्फ आर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर फॉर स्टेम हाइट, अनलेस टॉल or dwarf plants are crossed together or with another strain, they will undergo self-fertilization and breed true. Means वो homozygous form में ही अपनी जो हैं वो next generation को continue रखेंगे, producing their respective trait generation after generation. Means tall plants continuously जो है वो self fertilization करेगा और वो tall plants को ही produce करेगा। सिमिलरली ड्वार्फ प्लांट जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा और वो ड्वार्फ को ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आप इनका जो है वो क्रॉस करवा देते हैं आर्टिफिशियली, टॉल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवा देते हैं, देन आपके रिजल्ट्स जो हैं वो F2 जनरेशन में डिफरेंट भी मिल सकते हैं। So when Mendel crossed tall with dwarf plants, resulting F1 generation consisted of only tall plants. When members of F1 generation were selved, Mendel observed 787 of these F2 plants were tall and that number were dwarf. ठीक है, उसने जितनी जनरेशंस ली, जितने टोटल प्लांट्स उसके पास थे, उसने उसमें से एस्टिमेट लगाया और देन उसके पास जो रेशो बनती थी दैट इज 3:1। सिमिलरली सो यहाँ पे भी ये इन्होंने लिखा हुआ है कि रेशो जो है वो 2.8, एग्जैक्ट रेशो 2.8:1 बनती थी, लेकिन दैट इज अबाउट 3:1। सो ये मेंडल के जो हैं वो इस तरह मोनोहाइब्रिड उसने क्रॉस करवाया था यूजिंग द 7 कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट वो कहता है द क्रॉसेस could be made either way, pollination of dwarf plants by tall plants और vice versa। इसका मतलब क्या है कि आप रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी अगर करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट सेम आता है। रेसिप्रोकल क्रॉसेस का मतलब क्या है कि पहले आपने यहाँ पे क्रॉस करवाया, फॉर एग्जांपल आपने टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाया और टॉल जो है वो आपने मेल पेरेंट टॉल सेलेक्ट किया, ठीक है, मींस ऐसे प्लांट टॉल प्लांट से आपने मेल के जो हैं वो स्टेमन्स को कलेक्ट किया और जो जहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करवाया वो ड्वार्फ प्लांट था जहाँ पे आपने उसकी फीमेल की ओवरीज जो हैं उसमें उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अगर आप मेल प्लांट जो है वो टॉल ले रहे हैं और फीमेल प्लांट ड्वार्फ ले रहे हैं, देन आपके पास रिजल्ट जो है वो टॉल F1 में और F2 में 3:1 आ रहा है।
अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस भी कर देते हैं, मींस अगर आप फीमेल को टॉल लेके मेल को ड्वार्फ भी कर दें, देन रिजल्ट्स आर जौन से अगेन सेम। ठीक है, रिजल्ट्स आपके पास फिर सेम ही आएंगे। सो पेरेंट्स को चेंज करने से जौन सा है वो रिजल्ट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। ठीक है, क्योंकि ये उसने जो प्लांट सिलेक्ट किया था उस प्लांट में वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजिंग इन नेचर है। सो वहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉसेस करवाने के बाद भी जो है वो रिजल्ट्स सेम रहते हैं। सो द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस वर नॉट सेक्स डिपेंडेंट। इसका मतलब ये भी बनता है कि जो पी प्लांट है उसमें मेल और फीमेल जो हैं उसमें क्रोमोसोम जो हैं वो सेम है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है पी प्लांट में दैट इज 14। ठीक है, इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 14 है। सो इसका जो 2n है डिप्लॉयड नंबर है दैट इज इक्वल टू 14, और इसका जो हैप्लॉयड नंबर बनता है दैट इज 7। ठीक है, इनका हैप्लॉयड नंबर 7 बनता है और इसमें डिप्लॉयड नंबर 14 है। और इसके अलावा जो मेंडल ने ये प्लांट्स कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे, ये भी जो हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। लाइक आपके पास जो पहला कैरेक्टर है सीड शेप का, जो कि राउंड और रिंकल्ड है, तो ये सीड शेप का जो जीन प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है, सीड शेप का जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। सीड कलर का जीन जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। Then the gene for the pod shape is present in chromosome number 4. Gene for the pod color is present in chromosome number 5. Then gene for the flower color is present in chromosome number 1. Gene for flower position is present in chromosome number 4. And lastly, gene for stem height is present on chromosome number 4. ठीक है, तो ये इस तरह डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे ये जो हैं वो जीन्स प्रेजेंट थे जो इसने सिलेक्ट किए फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। मैम ये बार और ये रिपीट करना क्रोमोसोम्स प्लीज। का नंबर जो है ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, सो इसको नोट कर दीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। जी क्या? मैम ये रिपीट कर दें प्लीज। जी लिख लें, सीड शेप का जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम मैम नंबर 7। ठीक है, जीन फॉर द सीड शेप इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। जीन फॉर सीड कलर is present on chromosome number 1। आवाज आ रही है आपको? मैम कट गई थी। अब आ रही है? यस मैम। जी अब लिख लें कि जीन फॉर द सीड शेप is present on chromosome number 7. Gene for seed color is present on chromosome number 1. Gene for pod shape is present on chromosome number 4. Gene for pod color is present on chromosome number 5. Then for flower color, chromosome number 1. For flower position, chromosome number 4. And for stem height, chromosome number 4. तो ये जो है इसने क्रोमोसोम्स के जीन्स सिलेक्ट किए थे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। और इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। सो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड प्रोसेस के जो से हैं वो उसके जो भी रिजल्ट्स थे उनसे 3 पोस्टुलेट्स जो हैं वो फर्दर दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट किया है दैट यूनिट फैक्टर इन पेयर्स। आपको मैंने बताया था कि मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसको जेनेटिक जीन के टर्म के बारे में नहीं पता था। सो फॉर द टर्म जीन ही यूज्ड फैक्टर। ठीक है, जीन की टर्म के बजाय उसने फैक्टर का वर्ड यूज किया था और वो कहता था कि फैक्टर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
सो यहाँ पे यूनिट फैक्टर्स जो हैं इनको आप जीन की टर्म में ले सकते हैं कि बेसिकली ये जीन के लिए यूज़ किया गया है कि जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. Genetic characters are controlled by unit factors existing in pairs in individual organisms. जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर जीन जो है उसकी 2 कॉपीज जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं. In the monohybrid cross involving tall and dwarf stems, a specific unit factor exists for each trait. Each diploid individual receives one factor from each parent because